So student, in this video we'll discuss some more principle of refraction. उसमें एक प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट, जैसे मान लो ये एक कोई स्लैब हमने मान लिया, कोई मीडियम भी मान सकते हो, कैसे भी मान सकते हो। आप पहले ना इसमें रिफ्रैक्शन डिस्कस करो, एक बार रिफ्रैक्शन सोचो। ये आपका मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है और फिर से ये सेम मीडियम है, और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि भाई ये जो सेकंड मीडियम है आपका ये डेंसर है 1 के कंपैरिजन में। आपको एक लाइट यहाँ से आ रही है, एक रे आप ट्रेस करो, ये एक लाइट आ रही है यहाँ से। जब ये लाइट इस सरफेस पर इंसिडेंट करेगी तो इट विल एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। सो रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है तो इसे मैं R1 मान लेता हूँ। अब जब ये रे इस सरफेस पर इंसिडेंट करेगी, now what happen? Now it goes from denser to rarer medium, तो it will bend away from the normal, ये नॉर्मल से परे चली जाएगी। अगर हम प्रैक्टिकली इस चीज को देखें, देखो ये एंगल तो बिल्कुल क्लियर है, इट इज इक्वल टू R1, बट ये एंगल, ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, क्योंकि मीडियम सेम है इसलिए ये एंगल भी सेम होगा। लेट इट विल बी I2, जो कि यहाँ पर, या R2 बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन मैथमेटिकली ये वैल्यू आपकी I1 के बराबर आ जाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है, जैसे ये लाइट है भाई, ये लाइट है, ये बहुत बार देखो रिफ्लेक्ट होती हुई जा रही है, रिफ्लेक्ट भी हो सकती थी और भी आगे कई मीडियम आ सकते थे। अगर मैं इस लाइट को यहां से रिवर्स कर दूं, इस लाइट को यहां से रिवर्स करने का तरीका क्या है, आप इसे प्लेन मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट कर दो। प्लेन मिरर पर जैसे ही नॉर्मली इंसिडेंट करोगे तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा, ये लाइट वापस मुड़ जाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहती है कि अगर एक लाइट बार बार रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होती हुई कहीं जा रही है और उसको यूं का यूं रिवर्स कर दो तो वो अपने उसी पाथ को फॉलो करती हुई वापस पहुंच जाएगी जिस पाथ से वो आई थी। इट मींस अ रे ऑफ लाइट रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ इफ वी रिवर्स इट आफ्टर अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो देखिए क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर कोई लाइट कई बार रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो रही हो तो आप अगर उसे रिवर्स कर देंगे तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी। ये स्टेटमेंट मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया है। तो ये बात आप सबको क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई लाइट, देखो ये आ रही है, रिफ्रैक्ट होती जा रही है, यहाँ से प्लेन मिरर पर आपने उसे इंसिडेंट किया, नॉर्मली इंसिडेंट किया तो वो वापस मुड़ गई और यूं का यहाँ पर पहुंच जाएगी जहां से वो चली थी। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर मैं आपको यहाँ से एक और बात सिखाऊं, बेटा देखो वन मोर थिंग है, ये आपका पहला सरफेस है x1 y1, ये सरफेस है x2 y2। रिफ्रैक्शन के बारे में, स्नेल लॉ के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको अपने पिछले वीडियो में बता दिया था, आप उस वीडियो से उसे देख सकते हो। आप इन दो सरफेसेस पर ना स्नेल लॉ अप्लाई करो। आपको एक बात और बताई थी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब भी रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आपने हमेशा सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, और बगैर कुछ ये सोचे हुए कि सेकंड मीडियम आपका रेयर है या डेंसर है। अगर आप सरफेस x1 y1 पर स्नेल लॉ लगाते हो तो देखो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ अब रे जा रही है सेकंड मीडियम में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का निकलेगा 1 के रिस्पेक्ट में, यानी कि मीडियम 2 का निकलेगा 1 के रिस्पेक्ट में, एंड अकॉर्डिंग टू इट इट इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। यहां पर I1 और R1 माने हुए हैं तो ये साइन I1 और साइन R1 हो गया। अब आप एट x2 y2 यही लॉ अप्लाई करो, एट x2 y2 स्नेल लॉ अप्लाई करोगे तो देखो अब आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे अब रे मीडियम 1 में जा रही है 2 से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का निकलेगा 1 के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां समझिए, देखो जब मैं इस सरफेस पर आता हूं तो ये वाली रे इंसिडेंट रे है तो ये एंगल इंसिडेंट का एंगल काम करेगा तो ये R1 हो गया, और ये वाला रिफ्लेक्टेड तो ये I1 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि μ21 इक्वल टू 1 बाय μ12। मैं यहां गलत लिख दिया बेटा, ये 1 में जा रहा है, 1 का निकलेगा 2 के रिस्पेक्ट, μ12। तो ये है आपका रिलेशन। इसका मतलब समझिए आप, बहुत सिंपल मतलब है कि अगर मुझे एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है दूसरे के रिस्पेक्ट में तो मैं दूसरे का निकाल सकता हूं पहले के रिस्पेक्ट में। कुल मिला क्वेश्चन सोचिए, जैसे मान लो किसी ने मुझे कहा
कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 3/2 है, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास? तो एयर का अगर आप निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/3। तो इस तरीके से आप इस चीज को लोगे। मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में ये बात आपको बताई थी, अब मैं दोबारा बोल रहा हूं। देखो, जब भी आप लोग स्नेल लॉ लगाओगे तो आपने कभी ये नहीं सोचना है कि मेरा सेकंड मीडियम रेयर है डेंसर मीडियम। सिंपली सीधा स्नेल लॉ लगाओ, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। सिंबॉलिकली आई है, आर है, क्या है, सिंबल से कोई लेना देना नहीं। हाँ, बुक के हिसाब से या वैसे अगर हम सोचे तो फाइनल आंसर हमेशा डेंसर मीडियम के लिए दिया जाता है। आप कैलकुलेशन प्रोसीड करते रहो, लास्ट में चेक कर लो कि जो म्यू आपने निकाला है वो डेंसर का निकाला है कि रेयरर का। अगर डेंसर का निकाला है इट्स एब्सोल्युटली राइट, अगर रेयरर का निकाला है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर देना, आपको डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लग जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी और किस तरीके से आपको एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है दूसरे के रिस्पेक्ट में। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट वर्ड को समझो बेटा एक बार ध्यान से, उसके बाद फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा, डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं। देखो, ये आपका इंसिडेंट रे, मैंने थोड़ा ना सिंबॉलिकली अभी चेंज कर दिया है। यहाँ I1 R1 I1 था, मैंने इनको IRR लिख दिया है। ये इंसिडेंट रे है, ये एमर्जेंट रे है, ओ सॉरी रिफ्रैक्टेड रे है, और ये एमर्जेंट रे है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो इस चीज को, ये इंसिडेंट रे आ रही थी, इसका ओरिजिनल पाथ था ये था बेटा इसका ओरिजिनल पाथ। लेकिन जैसे ही ये स्लैब आपने डाला तो आपने देखा कि ये रे पीछे हट गया, ऑल्दो इट बिकम पैरेलल टू दिस वन, लेकिन ये कुछ पीछे हट गई है, पीछे की तरफ हट गई है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जितना ये लाइट पीछे हट गई है, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर मैं ये पी क्यू एक बार सिंबॉलिकली लिखूं तो इस डायग्राम के अंदर पी क्यू जो है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरीके से ये हो गया कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। सो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। ऊपर वाली रे इंसिडेंट रे होगी और नीचे वाली रे एमर्जेंट रे होगी। तो नाउ चेक इट कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट। डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। सो फॉर्मूला फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज, आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया मैंने, T अपॉन cos r sin I माइनस r। देखो एंगल क्लियर है, ये I हो गया, ये R हो गया। एंड व्हाट इज T? T इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो ये फॉर्मूला आपको इंडिकेट करता है कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो नंबर एक थिकनेस पर डिपेंड करती है। अगर स्लैब की थिकनेस बढ़ेगी तो सीधी बात है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी बढ़ रहा है। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। और साथ ही साथ ये टर्म अगर आप लेटर ऑन देखोगे तो ये म्यू पर भी डिपेंड करता है। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो ये म्यू पर भी डिपेंड करता है। जितनी म्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज विथ थिकनेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो अगर आप इन सबको देखोगे, देखो टी और आई तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट नजर आ रहा है। म्यू भी देखो तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। कुछ ना कुछ रेशियो आपको समझ में आ रही होगी साइन आई अपॉन साइन आर की टर्म में। हालांकि आप इसे कन्वर्ट करोगे ना, जब थोड़ा सा मैथमेटिक्स प्रोसीड करना पड़ता है, उतना मैथ में नहीं चाहता सीबीएसई लेवल पर आप करें, तो आप डायरेक्ट यहाँ तक इसको यूज कर लें। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपका ये हो गया, टी अपॉन कोस आर इंटू साइन आई माइनस आर। और जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये बढ़ता है थिकनेस के बढ़ने से, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने से और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ का मतलब क्या है कि देखो जब कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हुआ है और आप उसे रेयरर साइड से देखते हो तो वो आपको कुछ ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। आपने कई बार देखा होगा हमारे घरों में टब होता है, टब के अंदर पानी है, पानी के अंदर मग पड़ा हुआ है। अगर आप उससे ऊपर से देखोगे उस मग को तो आपको लगेगा कि वो मग एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। रियल में जो गहराई है आपके बकेट की वो बहुत ज़्यादा है।
लेकिन मग आपको ऊपर की तरफ नजर आएगा। इसे कहते हैं रियल एंड अपीरेंट डेप्थ। मतलब एन ऑब्जेक्ट सीम्स शैलोअर देन इट्स रियल डेप्थ। मतलब एक ऑब्जेक्ट जितनी गहराई पर है वह रियल में वो उतनी गहराई पर नजर नहीं आता। इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। सो एन ऑब्जेक्ट सीम्स शैलोअर देन इट्स रियल डेप्थ। ये मैंने लाइन आपके लिए बोर्ड पर लिखी है, इसका मीनिंग समझिए। अब डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं बेटा इसको। देखिए मान लो ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपने कोई लिक्विड ले रखा है। कोई भी लिक्विड आपका हो सकता है कंटेनर के अंदर। ये आपने लिक्विड ले रखा है, वाटर मान लो, मर्जी आपकी। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, तो आप इसे यहां से देख रहे हो। तो देखो जो ऑब्जेक्ट को, ये रेयरर साइड, ये डेंसर साइड है और ये रेयरर साइड है। मैं डेंसर को हमेशा नंबर 2 से लिखूंगा और रेयरर को हमेशा नंबर 1 से लिखूंगा, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मैं ओ ही लिख देता हूं। यहां से इनफाइनाइट रेज निकलेंगी, एक सीधी रेज आएगी भाई। जो रेज सीधी जाती है उसमें कभी रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिमेंबर इट। जो रेज सीधी जाती है उसमें कभी रिफ्रैक्शन नहीं होता। ये दूसरी रे किसी एंगल पर चली गई, ये चली गई भाई किसी एंगल पर। तो जब ये रे यहां पे इंसिडेंट होगी तो अब ये डेंसर से रेयरर में जाने की कोशिश कर रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इधर चली जाएगी। ज्योमेट्री देखो, तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे आगे तो कहीं मीट करेंगे नहीं, सो यू हैव टू एक्सटेंड इट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यू विल ऑब्जर्व कि दे विल मीट एट दिस पॉइंट और आपको यहां इमेज नजर आएगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो रियल में यहां था वो आपको यहां दिखाई देने वाला है। ये आप इस रे डायग्राम से समझ सकते हो। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि एक ऑब्जेक्ट जो जब डेंसर मीडियम में रखा है और उसको आप ऑब्जर्व करते हो रेयरर साइड से, तो रियल में वो जहां है वो वहां पर नहीं दिखाई देता, बल्कि उससे कुछ ऊपर उठा हुआ नजर आता है। अब रे डायग्राम ने तो आपको समझा दिया कि ये यहां बनता है। अब रियल में ये कितना उठा है इसको भी देख लेते हैं। मान लो भाई उसकी रियल डेप्थ जो थी वो x थी और बाद में जितना वो दिखाई दिया है उस डेप्थ को आप इसे y मान लो, लेट इट विल बी अपीरेंट डेप्थ। तो अब हम इस y को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जरा एंगल डिजाइन करो, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा, और ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r का काम करेगा। सो अगर ये r है, ये r है, तो ध्यान से देखो ये भी r के बराबर होगा, और अगर ये i है तो ये भी i के बराबर होगा। तो अब स्नेल लॉ लगाओ। स्नेल लॉ, रे जा रही है मीडियम 1 में मीडियम 2 से, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, जैसा मैंने आपको सिखाया था। एंड अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ इट मस्ट बी इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। ये आपकी इक्वेशन 1 हो। अब आप इन दो ट्रायंगल को यूज करके साइन i और साइन r की वैल्यू निकाल लो। ट्रायंगल ABO से साइन i आ जाएगा और ट्रायंगल ABI से साइन r आ जाएगा। ABO से साइन i और ABI से साइन r। सो साइन i और साइन r की दोनों वैल्यू मैंने देखो आपके लिए लिख दी है। साइन i आ जाएगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है तो AB अपॉन BO, और साइन r आ जाएगा AB अपॉन BI। रिमेंबर इट व्हेन वी आर डूइंग दिस डेरिवेशन हियर, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एंगल बहुत छोटे हैं। अगर ये एंगल बहुत छोटा है, देखो ये छोटा कब होगा, जब ये B क्लोज टू A आएगा। जैसे जैसे नजदीक आएगा ये रे उतनी क्लोज होती जाएगी, एंगल उतना छोटा होता चला जाएगा। तो एंगल अगर बहुत स्मॉल है तो जो डिस्टेंस BO है वो लगभग AO के बराबर आ जाएगा, क्योंकि B A को अप्रोच करना शुरू करेगा। ऐसे डिस्टेंस BI AI के बराबर होगा। तो आप इसे यहाँ बदल लो, साथ के साथ बदल लो, तो AB अप्रोक्सीमेट कैन बी रिटन एज AO एंड ये हो जाएगा AB अपॉन AI। आपने क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है BO बदल के AO के बराबर रख दिया, BI बदल के AI के बराबर, क्योंकि B अप्रोचेस टू A, B A के नजदीक आएगा, एंगल छोटा होता जाएगा। ये डिस्टेंस लगभग इसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस लगभग इसके बराबर होगा। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करो। देखो साइन i हो गया AB अपॉन AO, साइन r हो गया AB अपॉन AI, तो इस क्योंकि डिनोमिनेटर में तो इसको उल्टा कर दो, AI अपॉन AB, AB से AB कैंसिल आ गया,
तो ये आ गया ए वाई अपॉन ए ओ। ए वाई है y के बराबर, ए ओ है x के बराबर, और ये है μ12। तो अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। अभी जब आपने यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये मीडियम 1 का निकाला है, और मीडियम 1 यहाँ पे रेयरर है। अभी कुछ देर पहले मैंने इसी वीडियो में आपको ये बताया था कि हम पहले ये सोचे बगैर कि मीडियम कौन सा है, हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे जस्ट बाय अप्लाइंग द स्नेल लॉ। अब क्योंकि फाइनल आंसर की तरफ हम पहुंच रहे हैं, तो फाइनल आंसर हमने डेंसर के लिए देना है, और डेंसर मीडियम इसमें 2 है। तो अब जब आप μ21 निकालोगे, तो अभी पढ़ा भी था आपने कि μ21 μ12 का रेसिप्रोकल होता है। तो आई कैन से इट x अपॉन y, इसको उल्टा कर दो। यहाँ से y निकालो, तो y इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन म्यू। मैं खाली म्यू लिख देता हूँ इसको। म्यू जब मैं खाली अकेला म्यू लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। तो y इक्वल टू x अपॉन म्यू आ गया बेटा आपका। व्हाट इज y? y है ये वाली इमेज, यानी कि अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू x है रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, और नीचे आ गया म्यू। तो ये फॉर्मूला बन गया। और क्योंकि म्यू की वैल्यू हमेशा x से बड़ी होती है डेंसर मीडियम में, सो y ऑलवेज लेस देन x, यानी कि जो y की वैल्यू है वो x से छोटी आने वाली है। वैल्यूज टॉप से मेजर हो रही है, इसलिए y छोटा होगा, इट मीन्स ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा। यही है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। y इज लेस देन x मीन्स एन ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी एट ए हायर पोजिशन देन ऑब्जेक्ट। दिस इज रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। अब यहीं पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना ऊपर उठा, डिस्प्लेसमेंट इन इमेज कितना ऊपर उठा। देखो इतनी उसकी एक्चुअल डेप्थ थी और इतना वो रह गया, तो कितना ऊपर उठा ये वाला हिस्सा ना। इट मीन्स x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू रख दो x बाई म्यू, तो आई कैन टेल यू x कॉमन ले लो, x इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट कितना ऊपर उठा हुआ नजर आता है। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द इमेज। ये डिस्प्लेसमेंट बॉटम से है, और ऊपर से देखना है तो है ही भाई, ऊपर से देखोगे तो है ही भाई। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कि किस तरीके से आप ये पता लगा सकते हो कि कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब डेंसर मीडियम में रखा हुआ है तो कितना ऊपर उठा हुआ नजर आता है, उसकी नई पोजीशन क्या होगी। तो y इक्वल टू एक्स बाई म्यू, कितना वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब सपोज करो हमारे पास 3-4 मीडियम है, 3-4 मीडियम जिसके बारे में हम बात करें। मान लो ये मेरे पास एक कंपाउंड मीडियम है जिसमें 3 मीडियम की बात कर लेते हैं, 1 2 3, फिर ये 1 आ गया। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और मुझे पता लगाना है कितना ऊपर उठे नजर आएगा। तो बेटा इसकी डेप्थ x1 मान लो, इसकी डेप्थ नहीं थिकनेस, इसकी x2 मान लो, इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3। एक काम करो, इसे मीडियम 1 मान लो, इसे मीडियम 2 मान लो, इसे मीडियम 3 मान लो। वो केवल इसलिए 1 से 1 आ जाएगा, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, ठीक है ना। सिंबॉलिकली तो देखना आपने मैच ही करना है। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना आ जाएगा, बस हर एक का इंडिविजुअल निकालो और ऐड कर दो। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा x1 इंटू 1 माइनस 1 बाई μ1 प्लस x2 इंटू 1 माइनस 1 बाई μ2। ऐसे अगर 3 मीडियम होते तो f प्लस x3, और 4 होते 4, 5 होते 5। इस तरीके से आपको अगर कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम दे रखे हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था बेटा कॉन्सेप्ट आपका रियल एंड अपेरेंट डेप्थ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्नेल लॉ। कैसे आप पता लगा सकते हो, इसमें मैं रिपीट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में है, रेयरर साइड से देख रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट आपको ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। अगर उल्टा हो जाए, मान लो ऑब्जेक्ट रेयरर में और आप डेंसर से देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा गहरा नजर आएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड अपेरेंट डेप्थ।